फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल दीपक इंटेलिजेंस डेवलपमेंट पे। तो चलिए दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं जो हम रेडियो एक्टिव आप लोगों को पढ़ा रहे थे परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और न्यूट्रॉन बम को बनाने के लिए, उसी का ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। तो इसमें आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। किसे नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। नाभिकीय संलयन उसे कहते हैं जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, संलयन में दो नाभिक मिलते हैं, मिलने से, संयोग से। संलयन मतलब संयोग, मतलब मिलना, जुड़ना। तो जब दो नाभिक जुड़ते हैं आपस में तो उसे संलयन कहते हैं। और जो एक नाभिक से टूटते हैं, बिखरते हैं, टूटते हैं तो विखंडन। विखंडन मतलब क्या होता है? टूटना होता है। तो जब एक नाभिक से जब टूट के बिखरेगा तो उसे विखंडन अभिक्रिया कहेंगे। और जब दो तीन नाभिक मिलकर आपस में संयोग करेंगे तो उसे संलयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझिए। जैसे हम बात करें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के, तो इसमें दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें संयोग करते हैं नाभिक, जैसे कि बता रहे हैं। जैसे देख लीजिए, ये हाइड्रोजन है, इसमें दो हाइड्रोजन मान लीजिए मिले। ठीक है, 4 हाइड्रोजन। तो इसमें 4 हाइड्रोजन मिलेंगे तो एक हीलियम नाभिक का निर्माण करेगा। ठीक है, जैसे देखिए, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका 1 होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है। एक परमाणु क्रमांक है, एक परमाणु भार। तो हाइड्रोजन के देखेंगे तो परमाणु क्रमांक तो सब में एक ही रहेगा, एक ही क्रमांक होता है हाइड्रोजन के लिए। लेकिन इसका अगर भार देखें तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन है तो भार 4। तो यहाँ पर देखेंगे कि 4 भार वाला कौन सा तत्व होता है। अगर सिर्फ हम इसका भार गिन के लिखे तो 4 हुआ। तो 4 भार किसका होता है? अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में तो हीलियम का होता है। तो 4 हीलियम का होता है। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। तो देखिए यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इसे दो ढेर सारे नाभिक को मिलने से, ठीक है, तो छोटे छोटे नाभिक मिले, हाइड्रोजन का नाभिक मिला और आगे क्या बना दिया? संयोग करके मिल के क्या बना दिया? हीलियम बना दिया। तो ऐसे ही इस अभिक्रिया द्वारा जो निर्माण होता है इसे हम लोग नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये सूर्य और तारों में इसी के कारण इसमें ऊर्जा होती है। ठीक है, सूर्य में ऊष्मा जो होती है, ऊर्जा जो होता है, ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण, क्योंकि सूर्य में दो ही तत्व सबसे अधिक मात्रा में, एक हाइड्रोजन एक हीलियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या होता है? ईंधन के रूप में उसमें जाता है ढेर सारा। इसमें सूर्य में 71% हाइड्रोजन की मात्रा है। सूर्य में 71% हाइड्रोजन है और लगभग 29% हीलियम है। लगभग 29% हीलियम है। तो हाइड्रोजन हीलियम मिल करके ही आपस में सहयोग करते हैं, तो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। इसमें से जो बन के निकलते हैं भारी नाभिक, वो हीलियम बन के निकलता है। तो उत्पाद क्या हो जाता है? हीलियम होता है। और सूर्य में 71% हाइड्रोजन होता है, 29% हीलियम होता है। अब इसमें समझिए कि जब सूर्य में ये होता है, इसमें से बहुत, जब ये अभिक्रिया करते हैं, संलयन अभिक्रिया होती है, तो इसमें बहुत सारा विशाल भंडार ऊर्जा मुक्त होती है। इतना ऊर्जा मुक्त होती है, सूर्य के जैसे पता है आपको ताप कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस जो सूर्य का ताप होता है, ये इतना ज्यादा विशाल मुक्त ऊर्जा होता है कि इसका सूर्य इतना गर्म है, 6000 डिग्री सेल्सियस इसका हो जाता है। जो हम इतना पृथ्वी से दूर होने के बावजूद भी सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आता है और इतना गर्मी लगता है, इतना दूरी होने के बावजूद भी। तो इसी अभिक्रिया, संलयन अभिक्रिया के द्वारा ही इसमें ढेर सारी ऊर्जा मुक्त होती है और पृथ्वी पर आप पता हमें गर्मी प्रदान होता है। ठीक है, तो संलयन अभिक्रिया किसमें होता है? सूर्य में होता है। संलयन अभिक्रिया और भी बहुत सारी चीजों में होता है, अभी धीरे धीरे करके जानते हैं उसके बारे में। संलयन अभिक्रिया के ऊपर बहुत सारी चीज आधारित है। जैसे हम देख सकते हैं हाइड्रोजन बम। ठीक है, जिसमें भी अगर हाइड्रोजन आएगा वो चीज में संलयन अभिक्रिया होगा, क्योंकि संलयन हाइड्रोजन के नाभिक से मिलके हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, अब हम थोड़ा हाइड्रोजन बम बनाने की अभिक्रिया के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, हाइड्रोजन बम क्या है? हाइड्रोजन बम एक संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। सबसे पहले जान लीजिए कि संलयन अभिक्रिया 2 तरीके का होता है। एक होता है नियंत्रित और एक होता है अनियंत्रित। तो अनियंत्रित में बम होता है। बम को कभी भी नियंत्रित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। इसलिए हाइड्रोजन बम जो है वो अनियंत्रित अभिक्रिया, संलयन अभिक्रिया है। ठीक है, हाइड्रोजन बम कैसे बनाते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। सबसे पहले जानिए, हाइड्रोजन का जो खोज किया गया था वो किए थे हेनरी कैवेंडिश ने किया था हाइड्रोजन का खोज। और हाइड्रोजन बम जो बनाया जाता है वो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, उसमें से 2 समस्थानिक से।
हाइड्रोजन के जो दो समस्थानिक है, तीन समस्थानिक का नाम है प्रोटियम, ड्यूटोरियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम को छोड़ करके ड्यूटोरियम और ट्राइटियम से, ये दो से देखिए, ये है ड्यूटोरियम और ये है ट्राइटियम। ड्यूटोरियम को D2O भी लिखते हैं, ठीक है, या फिर D2 डायरेक्ट लिख दीजिए D2, या फिर T3 लिखते ट्राइटियम को। तो इसके ये दो समस्थानिक से क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बम बनता है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन बम क्या है, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर, जिसमें हाइड्रोजन आएगा वो संलयन अभिक्रिया पर होगा। और बम आपको पता है, इसे जब ब्लास्ट होता है इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसलिए ये अनियंत्रित है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट एग्जाम में यह पूछा जाता है हाइड्रोजन बम कौन से अभिक्रिया पर काम करता है, तो ये संलयन अभिक्रिया बोल सकते हैं। अगर उसमें भी बांट दे तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया कह सकते हैं, ठीक है। वो कैसे बनता है, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं, ठीक है, जिसमें से प्रोटियम को छोड़ के ड्यूटोरियम और ट्राइटियम के यही दो समस्थानिक से हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है और ये अनियंत्रित होता है। हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन होता है, जिसमें से बहुत सारे हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर क्या करते हैं, एक बड़ा नाभिक यानी हीलियम का निर्माण करते हैं, इसमें से विशाल ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए देखते हैं कि जब कोई भी मतलब बम फटता है, हाइड्रोजन बम, तो ढेर सारा ऊर्जा मुक्त होती है, बहुत सारे रेडिएशन निकलते हैं, बहुत सारी धुआं, हवा का झोंका, ये सब निकलता है। तो ये सब हाइड्रोजन बम का ये सब एक संलयन अभिक्रिया का प्रकार है, ठीक है। अब देख लीजिए आगे की नाम की है विखंडन अभिक्रिया। विखंडन में साफ पता चला कि टूटने की बात कर रहा है। जैसे देखिए बता रहे हैं, इसमें टूटने की बात करता है। ये एक बड़ा नाभिक हो गया, इस बड़े नाभिक से क्या होता है, ये टूट के छोटे छोटे नाभिक में बढ़ जाएगा। तो जो टूट के अलग अलग होगा वो नाभिकीय विखंडन होगा। विखंडन अभिक्रिया भी दो तरीके का होता है, एक नियंत्रित होता है, एक अनियंत्रित होता है। नियंत्रित में वैसे जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, मानव उसे रोक सकता है, उस पर काबू कर सकता है। अनियंत्रित जिस पर मानव काबू नहीं कर सकता है, ठीक है। जिसमें विखंडन अभिक्रिया में, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया में भी एक बम बनाया जाता है जिसे हम लोग परमाणु बम के नाम से जानते हैं। थोड़ा परमाणु बम के बारे में जान लेते हैं, विशेष जानकारी कि ये कैसे तैयार होता है, ठीक है। परमाणु बम के बारे में देख लीजिए। परमाणु बम को सबसे पहले 1945 ईस्वी में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इसका निर्माण किया था अमेरिका में, ठीक है। इसका परीक्षण किए थे अमेरिका में ही। परमाणु बम जब भी छोड़िएगा इससे भी विशाल ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। इसमें बड़ा नाभिक क्या करता है, छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है, ठीक है। इसमें परमाणु बम बनाने के लिए मुख्यतः तीन तत्वों का प्रयोग करते हैं हम लोग, जैसे कि यूरेनियम, पोलोनियम और थोरियम। यूरेनियम का भारत में भंडार बहुत न के बराबर है। यूरेनियम सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में मिलता है, ठीक है, सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में है। उसके बाद थोरियम जो है, भारत आत्मनिर्भर है थोरियम के ऊपर। भारत के केरल राज्य में थोरियम बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो ये ही तीन तत्व हैं, जैसे यूरेनियम, पोलोनियम और थोरियम, जिसमें से सबसे प्रमुख माना जाता है परमाणु के लिए, परमाणु बम के लिए यूरेनियम को माना जाता है। अगर यूरेनियम से अगर परमाणु बम 1 केजी यूरेनियम से अगर आप परमाणु बम बना लेते हैं तो वो लगभग समझ लीजिए कि भारत जैसे 5 से 10 ऐसे राज्य हैं जिसको एक परमाणु बम से तबाह किया जा सकता है, ठीक है। पाकिस्तान को तो समझ लीजिए 1 केजी या 2 केजी परमाणु मतलब यूरेनियम के परमाणु बम से उसे पाकिस्तान को तबाह कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, इससे बहुत सारे रेडिएशंस निकलते हैं, इससे बहुत सारा जहरीली गंध निकलती है, धुआं निकलता है, जो इतना ज्यादा प्रभावी होता है कि लंबे समय तक अगर वहां कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो मतलब एक विकलांग उत्पन्न होगा, ठीक है, विकलांग ही होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था परमाणु बम, तो उसका प्रकोप आज भी देखा जाता है कि लोग वहां भी मतलब विकलांग पैदा होते हैं, ठीक है, मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से, जिसे ध्यान दे, ठीक है। परमाणु बम में यही तीन मुख्यतः है तत्व है जो प्रयोग में आते हैं, यूरेनियम, पोलोनियम और थोरियम। थोरियम भारत में केरल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। परमाणु बम अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। इसमें से ऊर्जा मुक्त होती है ब्लास्ट होने के बाद 10 के पावर 60 डिग्री सेल्सियस। सोच जाइए कितना है, कितना आदमी लोहा 1600 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है, और इसको अगर ब्लास्ट कीजिएगा 10 के पास 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब धर लीजिए 1 करोड़ से भी ऊपर, ठीक है। इतना ऊर्जा अगर निकलेगा तो सोच लीजिए आदमी का हड्डी गुड्डी का पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसका खोज 1945 में इसका अति कर लिया गया था, अमेरिका में परीक्षण किया गया था सबसे पहली बार परमाणु बम का, ठीक है। हाइड्रोजन बम का देख लीजिए, हाइड्रोजन बम भी अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन संलयन अभिक्रिया पर, और परमाणु बम विखंडन अभिक्रिया पर। परमाणु बम टूटता है, हाइड्रोजन बम में संलयित होता है, जुटता है। हाइड्रोजन बम का खोज एडवर्ड टेलर ने सबसे पहले 1952 में किया था। सबसे पहले 1952 में प्रशांत महासागर में इसका परीक्षण किया था हाइड्रोजन बम का। अमेरिका के ही वो वैज्ञानिक ने किए थे, ठीक है, अमेरिका के ही थे।
एडवर्ड टेलर, ठीक है, जो इसका अभी सबसे पहले परीक्षण किए थे प्रशांत महासागर में 1952 में। जब ये प्रशांत महासागर में परीक्षण कर रहे थे तो उस समय इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था IVY माइक। इसका नाम क्या दिया गया था? IVY माइक इसका नाम दिया गया था, ठीक है। तो हम लोग देख लिए हाइड्रोजन बम बनाना, परमाणु बम बनाना, कब बनाया, किसने बनाया, सब देख लिए, ठीक है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है, ये देख लिए। अब थोड़ा न्यूट्रॉन बम के बारे में हम लोग विशेष जानकारी देख लेते हैं। न्यूट्रॉन बम एक ऐसा बम है जिससे अगर छोड़ दीजिएगा, ब्लास्ट कीजिएगा, तो इससे जितने भी जीव जंतु रहेंगे सब के सब मर जाएंगे, लेकिन निर्जीव वस्तुओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि धर लीजिए घर है, मकान है, टेबल कुर्सी, जो भी निर्जीव चीजें हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो जैसे वैसी रहेगा, सिर्फ जीव जंतु मर जाएंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, कह सकते हैं कंपेयर करके कि कोरोना वायरस भी इसी तरीके का है, सिर्फ जीव जंतु ही इससे मर रहे हैं, बाकी निर्जीव वस्तु भी ऐसी ही है, ठीक है। लेकिन उससे थोड़ा अलग ये बम है एक तरीके का, ठीक है। 20 वर्षों तक अमेरिका ने इस पर बहुत सारा शोध करने के बाद 20 वर्ष के बाद इसमें क्या हुआ कि अमेरिका इस पर बम को बना पाया 1958 ईस्वी में। वो जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सैमुअल कोहेन ने ये बनाए थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ये आविष्कार करने के बाद इसको पता है कि ये सिर्फ जीव जंतु को ही मार पाता है, निर्जीव वस्तुओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कि अगर धर लीजिए किसी भी देश में या राज्य में अगर आप उसको पर न्यूट्रॉन बम छोड़ दीजिएगा तो वहां के सारे जीव जंतु मर जाएगा, कीड़ा मकोड़ा, लेकिन आपको वहां का कोई भी निर्जीव वस्तुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, घर द्वार कोई नहीं टूटे फूटेगा। तो देख लिए हम लोग हाइड्रोजन बम, परमाणु बम और न्यूट्रॉन बम के बारे में देख लिए। अब आगे और देखते हैं कि भारत अभी तक कौन कौन सा बम बना चुका है, कब परीक्षण किया है, कैसे परीक्षण किया है और उसके क्या आगे नियम कानून है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जान लीजिए, जब यूएनओ बना था 1945 में, तो यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य जो थे, रूस थे, चाइना था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, इन सबों ने ये बोला था कि कोई भी देश परमाणु बम नहीं बनाएगा, यही सिर्फ 5 देश बना करके रखेगा। लेकिन भारत उसके बावजूद भी उसके 2 दस्तावेज थे, सीटीबीटी थे और एक और था, उस पर हस्ताक्षर करना था कि आप लोग कोई नहीं रखिएगा परमाणु बम, लेकिन भारत नहीं उस पर हस्ताक्षर किया और भारत ने परमाणु बम बना लिया है। और कौन कौन से परमाणु बम बनाया है अभी हम तुरंत बता रहे हैं। तो चलिए दोस्त अब देख लेते हैं कि क्या भारत में परमाणु या फिर हाइड्रोजन बम या न्यूट्रॉन बम है कि नहीं। तो जान लीजिए इसके बारे में कि भारत भी एक परमाणु संपन्न देश है। जैसे कि आपको बताएं कि जब 1945 के बाद जब ये यूएनओ बना तो उसमें प्रस्ताव रखा गया था, बोला यह गया था कि इसे कोई भी देश परमाणु नहीं बनाएगा परमाणु बम, लेकिन भारत ने सीटीबीटी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किया था, वो एक परमाणु निर्भर बनना चाहता था और आखिर में भारत आगे चल करके बना, इसमें इसको सफलता भी मिला भारत को। ये देखिए, सबसे पहले भारत अपना परमाणु परीक्षण, अब तक मान लीजिए भारत 2 बार परमाणु परीक्षण कर चुका है, 1974 में और 1998 में। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ कि भारत 18 मई 1974 को अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में उसने राजस्थान में पोखरण एक जगह है, वहां पर पहला परमाणु परीक्षण उसने किया था। जैसा कि आपको पता है कि ये यूएनओ द्वारा इसे बैन किया गया था, नहीं बना सकता है, इसीलिए भारत इसे छिप करके बनाया करता था। जब अमेरिका अपना सैटेलाइट जब चलाता था तो आधे घंटे के लिए बीच में गैप मिलता था, उसी समय भारत क्या करता था कि उसी आधे घंटे में वो अपना पूरा काम को करता था और उस आधे घंटे में कर करके भारत अपना परमाणु परीक्षण कर लिया। करने के बाद फाइनली 2 बार किया, पहले बार में थोड़ा कम रहा लेकिन दूसरे बार में पूरी तरीके से सफल परीक्षण रहा और वो बहुत अच्छा रहा। जैसे कि बताया 18 मई 1974 को भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया था। पोखरण में करने के बाद जब पहला परीक्षण किया जा रहा था, उसका जो कोड नाम था वो था स्माइलिंग बुद्धा या मुस्कुराते बुद्धा के नाम से भी उसे हम लोग जानते हैं। तो देख लीजिए, वो जो बन रहा था वो 45 किलो वो सबसे पहला जो था, देखिए जब भी कोई परमाणु बनाया जाता है उसमें 2 तत्व होते हैं, सबसे ज्यादा यूरेनियम और फिर प्लूटोनियम का, ठीक है। तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का जो है वो 92,238, ये जो लिखे हैं बाहर जो 238, ये यूरेनियम 2 तरीके का होता है, सबसे पहले समझ लीजिए। यूरेनियम एक होता है 238, एक होता है 235। जो 235 यूरेनियम होता है वो सबसे समृद्ध, सबसे अच्छा क्वालिटी का यूरेनियम माना जाता है और सबसे ज्यादा प्राकृतिक में वही पाया जाता है, ठीक है। और जो वैसे हमको सबसे ज्यादा मात्रा में जो मिलता है वो यूरेनियम 238 मिलता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे अच्छा जो परमाणु बम तैयार किया जा सकता है वो यूरेनियम 235 से बनाया जा सकता है, 238 से नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें कृत्रिम तरीके से भी यूरेनियम 235 को उसमें अच्छा बनाया जा सकता है 238 को, ठीक है। तो 235 का सबसे अधिक परमाणु बम में प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
तो इसके बारे में आगे विशेष देख लीजिए कि पहला भारत परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया पोखरण राजस्थान में। इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। यूरेनियम प्लूटोनियम का उसमें प्रयोग किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में। पहला परमाणु परीक्षण भारत 2 बार किया है। दूसरा किया गया 13 मई 1998, ऐसे 11 से 13 मई तक चला था पूरा, 11 से 13 मई पोखरण राजस्थान में किया गया था। इसका कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति, ये याद रखिएगा। कोड नाम दोनों को पूछता है, पहला परमाणु परीक्षण में स्माइलिंग बुद्धा, दूसरे में ऑपरेशन शक्ति। ये 45 किलो टन के पूरा था, जिसमें 5 परमाणु बम इसमें लगा करके एक बेलनाकार टाइप के बनाया गया था परमाणु बम को, ठीक है, बेलनाकार टाइप के बनाया गया था। और इसे जमीन के अंदर, सबसे बड़ी बात यही है कि भूमि के अंदर भूमिगत परीक्षण किया गया था, क्योंकि यूएनओ में कहा गया था साफ तौर पर कि कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है, न जल में, न थल पर, और न ही वायु में। तो जमीन, हवा, पानी, कहीं भी नहीं परमाणु परीक्षण करना था। इसीलिए भारत अपना दिमाग लड़ाते हुए उसने रूल्स को नहीं तोड़ा किसी भी यूएनओ का, और उसने जमीन के अंदर में जाकर परमाणु परीक्षण किया था भूमिगत, तो इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। तो भूमिगत परीक्षण किया। पूरे विश्व का जो पहला परमाणु प्रोजेक्ट था वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था, जिसका हेड बनाया गया थे ओपेनहेमर का। इन्होंने सबसे पहले परमाणु बम का आविष्कार किया था, और 1942 में पहला परमाणु प्रोजेक्ट था मैनहट्टन, इसे याद रखिएगा। सबसे समृद्ध, सबसे अच्छा माना जाता है यूरेनियम 235, 238 उससे थोड़ा कम अच्छा माना जाता है, ठीक है। फिर देख लीजिए कि प्रथम परमाणु, देख लीजिए परमाणु बम जो आज तक का सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके से जो प्रयोग किया गया था वो अमेरिका द्वारा जापान पर, ठीक है। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो 1945 के समय जब द्वितीय विश्व युद्ध समापन होने को था, यही अमेरिका परमाणु बम गिरा दिया था जापान के ऊपर। तब से जाकर के क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की समापन हुई थी, ठीक है। तो अमेरिका इस पर 2 बार गिराया था परमाणु बम, जान लीजिए। सबसे पहले 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर गिराया था, हिरोशिमा जगह है। उसके बाद से फिर 3 दिन बाद तुरंत 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फिर गिराया उसके जापान के शहर एक नागासाकी, वहां पर जो पहला गिराया था परमाणु बम 6 अगस्त को, उस पर जो नाम था लिटिल बॉय नाम था, उस बम का क्या नाम था, लिटिल बॉय नाम था, देख लीजिए ध्यान से, लिटिल बॉय नाम था। 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था जापान के हिरोशिमा पर, ठीक है। अमेरिका गिराया था द्वितीय विश्व युद्ध को समापन करने के लिए, उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। ये सब पूछता है, जितना बता रहे सब एक बात याद रखिएगा, ठीक है। फिर द्वितीय जब दूसरा गिराया था 3 दिन बाद 9 अगस्त को 1945 में जापान के ऊपर नागासाकी शहर में, इसे याद रखिएगा। उस समय उसका उस बम का नाम था फैटमैन नाम था, इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, अमेरिका गिराया था। ये दोनों बम में कभी कभी नाम ही पूछ देता है, कैसे याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले कोई जब जन्म लेता है तो बच्चा होता है, तो बच्चा के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, लिटिल बॉय, छोटा बच्चा। फिर धीरे धीरे बाद में आके बड़ा होता है, फिर वो मोटा हो जाता है, तो फिर हम लोग कहते हैं फैटमैन, मैन बन जाता है। बॉय पहले बच्चा पैदा लेता है तो बॉय कहलाता है, फिर आगे चलकर मैन। तो देखिए पहले आएगा बॉय, यानी पहला वाला जो 6 अगस्त को गिरा था बॉय, और बाद वाला मैन, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। फिर देख लीजिए इसमें कुछ बताते हैं C14, यानी इसको बोलते हैं C14 कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 विधि के नाम से जानते हैं। इस विधि का प्रयोग करते हैं लोग जीवाश्म का अध्ययन के लिए। जीवाश्म उससे कहते हैं जो जमीन के अंदर जीव जंतु दब करके जो सड़ गए, या फिर जीवाश्म उसमें से जो उसका अवशेष मिलते हैं पुराने जमाने में जो दबे हुए, उसे जीवाश्म कहते हैं। उसके अध्ययन करते हैं हम लोग कार्बन 14 द्वारा, ठीक है। अब है यूरेनियम लेड विधि। यूरेनियम लेड विधि से पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी का मट्टी जो बहुत पुराने मिलते हैं, चट्टान मिलते हैं, उसके आयु के कितने पुराने चट्टान है, उसके आयु निकालने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम लेड विधि। अब जान लीजिए एक MEV होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻³ जूल, ये होता है, ठीक है। ये परमाणु बम में ये इतना ऊर्जा मुक्त होता है इस तरीके से, ठीक है। 1 AMU बराबर होता है 931 MEU। और आगे देख लेते हैं परमाणु भट्टी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए दोस्त, अब परमाणु रिएक्टर के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपको बोले थे परमाणु हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, न्यूट्रॉन बम, इस सब के बारे में देख लिए हम लोग। भारत परमाणु संपन्न देश है, उसके बारे में भी देख लिए, कब परीक्षण हुआ, किस किस देश पर अभी तक परमाणु गिरा है, जापान पर गिरा। उसके बाद अब हम थोड़ा देख लेते हैं परमाणु रिएक्टर, परमाणु भट्टी जो बनाया गया था। सबसे पहले पूरे विश्व में अमेरिका ने 1942 ईस्वी में शिकागो विश्वविद्यालय में अमेरिका ने इसे सबसे पहले बनाया था।
1942 ईस्वी में। अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में ही वो रहे हैं, जिनका नाम था एनरिको फर्मी। इसे याद रखिएगा, एनरिको फर्मी द्वारा सबसे पहले परमाणु भट्टी का, परमाणु रिएक्टर का निर्माण किया गया है। ठीक है, भारत में सबसे पहला जो परमाणु रिएक्टर है वो तारापुर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। परमाणु भट्टी किस तरीके से काम करता है, वो कैसे चलता है, उससे क्या काम आते हैं। परमाणु भट्टी द्वारा हम लोग ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं, बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। परमाणु रिएक्टर द्वारा सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। वो कैसे काम करता है पूरे डायग्राम के द्वारा आपको हम समझाने जा रहे हैं, तो इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, परमाणु रिएक्टर एनरिको फर्मी द्वारा सबसे पहले 1942 ईस्वी में शिकागो विश्वविद्यालय में इसे किया गया था। ये नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर यह आधारित है। नियंत्रित, जैसे कि आपको बताए थे कि विखंडन अभिक्रिया दो तरीके का होता है, एक नियंत्रित, एक अनियंत्रित। अनियंत्रित में क्या बताए थे, परमाणु बम, अगर बम को ब्लास्ट कर दीजिएगा उस पर नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बम से ब्लास्ट करके तुरंत उसको घेर के मतलब क्षेत्र कम कर दे कि ज्यादा फैले नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन अगर आप परमाणु रिएक्टर बनाते हैं तो इसे नियंत्रित किया जा सकता है, जब चाहे तब जितना चाहे उतना में बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, उतना कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर गलती से ये भी अगर लीक कर गया, अगर ये आपसे अगर थोड़ा सा भी अनियंत्रित हो गया तो ये भी अनियंत्रित हो सकता है। ठीक है, तो इसका ख्याल रखें, लेकिन इसे नियंत्रित रूप में माना जाता है इसको। ठीक है, अब देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो परमाणु संयंत्र है वो है तारापुर, महाराष्ट्र में। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। भारत में बहुत सारे राज्यों में परमाणु रिएक्टर बनाया गया है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं एक बार। कैगा कर्नाटक में है, काकरापारा गुजरात में है, कल्पक्कम जो है, कल्पक्कम और कुड़नकुलम, ये दो गए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। कल्पक्कम और कुड़नकुलम कहाँ है, तमिलनाडु में। नरौरा यूपी में है। ठीक है, नरौरा यूपी में। अब देख लेते हैं परमाणु रिएक्टर में भाग आने वाले काम, कारक की कौन कौन सा चीज काम आता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले समझिए कि परमाणु रिएक्टर काम कैसे करता है, इसको डायग्राम के द्वारा समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, ये यूरेनियम लीजिए। ठीक है, यूरेनियम का ही प्रयोग परमाणु भट्टी में भी किया जाता है। ठीक है, तो यूरेनियम 235 मान लीजिए, ये यूरेनियम है, इसको ले लिए। अब इससे क्या होता है, मान लीजिए इस पर हम न्यूट्रॉन का प्रहार कराते हैं। न्यूट्रॉन से अगर इस पर प्रहार कराइएगा तो ये जो है यूरेनियम ये टूट जाएगा, क्योंकि आपको बताएं विखंडन में क्या होता है, टूटता है। एक भारी नाभिक दो हल्के हल्के या फिर कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। तो एक न्यूट्रॉन से इस पर प्रहार कराइएगा तो 3 न्यूट्रॉन में टूट जाएगा, प्लस इसमें बहुत सारा ऊर्जा मुक्त करेगा। ठीक है, ऊष्मा मुक्त करेगा, जिसे ऊर्जा भी कर सकते। ठीक है, ऊष्मा ही कर देते हैं। इससे बहुत सारा ऊष्मा मुक्त होता है, ऊष्मा भारी मात्रा में। कहा जाता है कि अगर 1 किलो यूरेनियम को अगर ब्लास्ट कीजिएगा तो 20 ट्रक कोयला को अगर जितना जलाइएगा, जितना ऊष्मा उत्पन्न होगा, उतना 1 केजी यूरेनियम द्वारा आपको इससे ऊर्जा मुक्त होती है। तो सोच जाइए, सिर्फ 1 केजी यूरेनियम से आप पूरे पाकिस्तान को 2 केजी यूरेनियम से आप पूरा बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे देख लीजिए। तो इसे 1 न्यूट्रॉन से प्रहार कराइएगा, 3 न्यूट्रॉन में प्लस बहुत सारे ऊष्मा में टूट जाएगा। अब इसको क्या करिए, 1 न्यूट्रॉन ही इस पर बहुत भारी पड़ जाता है, इस नाभिक पर कभी कभी भार नहीं सह पाता है, तो फिर क्या कीजिएगा। लेकिन 1 न्यूट्रॉन से जब इसको चलाना है यदि परमाणु रिएक्टर को, तो न्यूट्रॉन से तो प्रहार करना होगा। तो अब देखिए कि 1 न्यूट्रॉन से प्रहार कर और 3 न्यूट्रॉन में टूट जा रहा है। फिर इस 3 न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, इसमें से 1 न्यूट्रॉन से प्रहार कराते हैं और 2 न्यूट्रॉन को इधर अवशोषित कर लेते हैं। अब देखिए 1 न्यूट्रॉन से करा रहे हैं तो इतना ज्यादा ऊष्मा मुक्त हो रहा है कि देश के देश तबाह कर दे रहा है। 3 न्यूट्रॉन से करा देंगे तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं। क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित। तो ये अवशोषित करने का काम कौन करता है, कैडमियम और बोरोन। इसको याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, कैडमियम बोलते हैं। कैडमियम और बोरोन, ये है बोरोन। तो कैडमियम और बोरोन ये अवशोषित कर लेता है 2 न्यूट्रॉन का। इसको याद रखिएगा, ये सब एग्जाम पूछा जाता है कि न्यूट्रॉनों के कौन अवशोषित करता है, तो कैडमियम और बोरोन को। 1 न्यूट्रॉन इधर प्रहार करा रहे, ठीक है। अगर यही न्यूट्रॉन कभी कभी ज्यादा मजबूत हो जाता है, अगर मान लीजिए ये कभी तेज गति से इस पर प्रहार करने लगता है, तेज गति से, तो इसको नियंत्रित करने के लिए, इसको इस न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मंदक का प्रयोग करते हैं। मंदक या फिर कभी विमंदक का नाम सुने होंगे कि मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा D2O या फिर ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट।
तो इसको देखिए, इसको कहते हैं मंदक, ठीक है। मतलब न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए, न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए भारी जल, इसको भारी जल भी कहते हैं D2O को, भारी जल। तो भारी जल यानी D2O, ड्यूटोरियम ऑक्साइड का या फिर ग्रेफाइट, इसको मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। ये सारा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। किसे मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो D2O को और ग्रेफाइट को। अब देख लीजिए क्या होता है, जब अब इस पर मान लीजिए न्यूट्रॉन प्रहार कर रहा, तेज गति से प्रहार कर रहा इस नाभिक पर, यूरेनियम के नाभिक पर, तो क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा हिट होने लगता है, बहुत ज्यादा। अब ये ब्लास्ट करने के रूप में होता है। तो इसको ठंडा रखने के लिए, नियंत्रित करने के लिए इस नाभिक को, इसमें क्या करते हैं, शीतलक डालते हैं। मतलब ठंडा करने के लिए शीतलक का प्रयोग करते हैं ताकि ठंडा रहे। और शीतलक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं, द्रव सोडियम और द्रव पोटासियम का प्रयोग करते हैं। तो इसको भी जान लीजिए, द्रव सोडियम, सोडियम और पोटासियम, मतलब लिक्विड फॉर्म में सोडियम और लिक्विड पोटासियम का प्रयोग करते हैं ताकि ये यूरेनियम ठंडा रहे, नियंत्रित रहे, ब्लास्ट न कर जाए। इसके शीतलक के रूप में द्रव सोडियम और द्रव पोटासियम। फाइनली ये क्या होता है कि जब ये यूरेनियम है, ये फाइनली क्या होता है, क्रिप्टन और बेरियम में टूट जाता है, ठीक है। बेरियम और क्रिप्टन में ये, जब ये प्रोसेस पूरा होता है तो क्रिप्टन और बेरियम में ये टूट जाता है, ये नाभिक यूरेनियम, ठीक है। फिर इसी प्रक्रिया से क्या होता है, फिर 3 न्यूट्रॉन बनेगा, इसमें से ऊर्जा मुक्त होगा। यही उष्मा जो बनने के बाद इससे हम लोग फिर क्या करते हैं, आगे चल के विद्युत यानी बिजली उत्पादन करते हैं, ठीक है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराता है। इसमें इससे एग्जाम में आपको क्या पूछेगा, परमाणु रिएक्टर में अवशोषित करने वाला तत्व कौन सा है, न्यूट्रॉन को कौन अवशोषित करता है, तो बोरॉन और कैडमियम। फिर पूछेगा परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो भारी जल D2O और ग्रेफाइट का। फिर पूछेगा कि से हम परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडियम का और पोटासियम का, द्रव सोडियम द्रव पोटासियम लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो ये प्रक्रिया पूरा चलता है, इसको याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया जो रेडियो एक्टिव जो है चैप्टर था वो समाप्त होता है यहीं पर। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और ये जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 इसका हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो बन चुका है, उसको मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और उसे देख लीजिए। और इसी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वीडियो देखना हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, दीपक इंटेलिजेंस डेवलपमेंट को। और मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस आप देख सकते हैं और हर तरीके का नॉलेज से वीडियो आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्त, जय हिंद।